हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी पॉलिसी ऑफ इंडिया, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर में इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया बहुत ही हाई वेटेज का 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। इसमें मार्क्स इजीली स्कोर किए जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोशल इंक्लूजन, एमएसएमई, एग्रीकल्चर सेक्टर, इकोनॉमिक रिफॉर्म, एलपीजी, ये सब को बात करेंगे। और इन्हीं सब से रेस्ट टॉपिक पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आते हैं सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, गवर्नमेंट स्टेप। आखिर सोशल और फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है? सोशल इंक्लूजन उसे कहते हैं जब सामाजिक रूप से किसी भी हाशिए पर पीपुल को एक समानता दिलाना, यानी उसे अगर कोई जातिगत समानता हो या फिर किसी भी तरह से समानता चाहिए तो उसे हम लोग सोशल इंक्लूजन कहते हैं। और फाइनेंशियल इंक्लूजन उसे कहते हैं कि आर्थिक रूप से जब समानता दी जाए तो उसे फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें सोशल और फाइनेंशियल इंक्लूजन को ध्यान में रखकर स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। अगर सोशल इंक्लूजन की बात करें तो उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी, राइट टू एजुकेशन, SC ST एक्ट, मनरेगा, जेंडर इक्वलिटी की बात की जाएगी। अगर रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें, एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में SC ST OBC जनरल के EWS को रिजर्वेशन दिया गया है ताकि वो सामाजिक रूप से समान हो सकें। और राइट टू एजुकेशन की बात करें तो 2009 में फ्री टू एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चे को दिया गया। 10th हम लोग पास करते हैं, मिनिमम एज होता है 14 वर्ष 6 महीने, यानी 10th तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त और कंपलसरी की गई 2009 के इस एक्ट में, SC ST एक्ट। इस लॉ के अंदर हम लोग प्रिवेंट करते हैं कि किसी भी SC और ST कम्युनिटीज़ के कोई विक्टिम, उसके ऊपर कोई क्राइम ना हो सके। यानी अगर कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक FIR दायर हो सकता है, जिसे SC ST एक्ट के तहत कहते हैं। इसके लिए पुलिस स्टेशन भी बनाए गए हैं, जिसे हम लोग SC ST थाना भी कहते हैं। मनरेगा 365 दिन यानी एक वर्ष में 100 दिनों का निश्चित रोजगार किसी भी मजदूर को दिया जाए, उसे हम लोग मनरेगा कहते हैं। ये महात्मा गांधी जी के नाम पे शुरू किया गया था। इसमें 100 दिनों का वेज यानी किराया दिया जाता है। जेंडर इक्वलिटी तो जानते ही हैं कि महिलाओं और पुरुषों, लड़की और लड़कों, बच्ची एवं बच्चों में जो समानताएं हैं उसको बढ़ावा देने के लिए ये लागू किया गया। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे स्कीम लागू किए गए। और अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT, डिजिटल इंडिया कैंपेन, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। और अगर प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 2014 में बैंक अकाउंट की ओपनिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, बैंकिंग फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए और पूरे भारत देश को बैंकिंग फैसिलिटी से जोड़ने के लिए गांव-गांव, शहरों-शहरों में उन्होंने एक लिंक जनरेट किया, जिसमें हर एक व्यक्ति के पास एक, कम से कम एक परिवार में एक बैंक अकाउंट हो, जिसे जनधन योजना के तहत जोड़ा जा सके और जो अमाउंट है उसे ट्रांसफ़र किया जाए। स्टार्टिंग में ये 0 रुपये में बैंक खोला गया, उसके बाद उसमें सरकार के द्वारा पैसे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाने लगे। अब बात करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी DBT के। पहले के समय में ये होता था, सरकार की जो स्कीम होती थी, सब्सिडीज़ होती थी, पेंशन होती थी, वो क्या होती थी, अफसरों के थ्रू होते होते निचले स्तर पर यानी जनता के पास आती थी। उसमें ये होता था कि जो अफसर होते थे वो कुछ घूस खाते थे, फिर नीचे नीचे आते आते सारे लोग घूस खा खा के जनता के पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में पैसा आ पाता था। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सबसे पहले आधार कार्ड से सारे चीज़ों को लिंक किया। फिर उसके बाद आधार सीडिंग की मदद से
सारे चीज़ को एक जगह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी अब जो भी पेंशन आएगा, सब्सिडी आएगा, जो भी योजनाएं का लाभ होगा, वो डायरेक्ट सरकार के द्वारा योजनार्थी के बैंक अकाउंट में आएगा। डिजिटल इंडिया कैंपेन की बात करें तो इसे डिजिटली एम्पावर किया गया और ग्रोथ किया गया। इसमें जो डिजिटल इंक्लूजन है उसे ख़त्म किया गया। अटल पेंशन योजना की बात करें, जब हमारे देश में जब हमारे युवा यानी हम सब 60 साल की एज को क्रॉस करेंगे तो पुरानी पेंशन, जैसा कि सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बंद की है तो उसमें अटल पेंशन योजना भी चालू है। ये हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे शुरू किया गया। इसमें क्या होता है कि पर मंथ कुछ फिक्स रुपीस पहले काटे जाते हैं, यानी 42 रुपया या 52 रुपया या कुछ रुपया काटे, आर्थिक स्थिति और बैंक में रुपए के अनुसार काटे जाते हैं। जिसके बाद क्या होता है कि इन्हीं सब पैसों को जमा करके बैंक क्या करती है, उस पर इंटरेस्ट रेट देती है। इसमें इंटरेस्ट रेट सेविंग इंटरेस्ट और एफडी इंटरेस्ट से भी ज़्यादा होती है। इनफैक्ट जो सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट मिलता है एफडी पे, उससे भी ज़्यादा होती है। जिस कारण से क्या होता है कि बाद में 60 साल पूरा होने के बाद इन्हीं सब पैसों को जमा करके इन्हीं सब पैसों को हम लोगों को पर मंथ दिया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख तक लोन पास किया जाता है नॉन कॉर्पोरेट को, और स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइज को लोन दिया जाता है। इसमें उसके क्राइटेरिया को देखा जाता है और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन उसे दिया जाता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इस स्कीम के तहत SC ST कम्युनिटी को एम्पावर किया जाता है और वुमेन को प्रोवाइड किया जाता है। इसमें जो लोन होता है वो 10 लाख से 1 करोड़ होता है। सोशल इंक्लूजन और फाइनेंशियल इंक्लूजन इस तरह खत्म है। और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं MSME। MSME, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि MSME कब आया और MSME में क्या क्या क्रिटेरिया हैं और ये इससे क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, ये कैसे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करता है, क्या क्या सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले बात करें कि क्रिटेरिया की, तो ये 2020 में इसके क्रिटेरिया को रिवाइज किया गया। इसमें सबसे पहले जानते हैं कि MSME होता क्या है। तो MSME के नाम में ही छुपा है, M से माइक्रो, S से स्मॉल, M से मीडियम, E से इंटरप्राइज। इसे 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, जैसे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। अगर माइक्रो की बात करें तो क्रिटेरिया ये है कि उसका इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ तक होना चाहिए और जो एनुअल टर्नओवर जो जनरेट कर सकता है उससे वो 5 करोड़ तक होना चाहिए, तो वो माइक्रो के अंडर में रहेगा। अगर स्मॉल की बात करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़ तक होना चाहिए। एनुअल जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से 50 करोड़ तक वो जनरेट कर सकता है। अगर मीडियम की बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक होगा और जो एनुअल टर्नओवर होगा वो 50 करोड़ से 250 करोड़ तक जनरेट कर सकता है। अगर MSME की फीचर्स की बात करें तो ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, GDP में कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल, रीजनल डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट। एक एक की बात करें तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये GDP को बूस्ट करता है, इकोनॉमी को बूस्ट करता है और बेसिकली ये एक पार्टिकुलर एरिया के GDP को टारगेट करता है, जैसे रूरल और सेमी अर्बन GDP को जैसे बूस्ट करता है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है और एम्प्लॉयमेंट को इंडिया में एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करता है। इनोवेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, क्रिएटिविटी बढ़ते हैं, जैसा कि MSME नाम से ही है कि जितने लोग उतनी दिमाग, यानी इसमें क्या होगा कि उतने आइडियाज़ आएंगे, आइडियाज़ उन्हीं सब सारे आइडियाज़ को मिक्स करके एक आइडियाज़ बनाया जाए तो ये पाएंगे, हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इनोवेट करके न्यू न्यू प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसमें एक न्यू प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन इंक्रीज हो सके। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, इंडिया का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है MSME के आने के बाद से भी इंक्रीज हुआ है और कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी इंक्रीज हुआ है। रीजनल डेवलपमेंट है, रूरल सेमी अर्बन डेवलपमेंट इसमें इंक्रीज हुआ। इसमें बेसिकली ये होता है कि जैसे मान लिया जाए कि इसमें MSME में होता है कि कोई उद्योग जैसे लगा, कोई बिजनेस लगा, जैसे अगर बिहार की बात करें दरभंगा मिथिला पेंटिंग हो गया, या फिर वहाँ पे रीजनल कोई चीज़ फेमस है जैसे जिसे या फिर GI का टैग मिला है, उसको लेकर वो एक
खड़ा कर सकते हैं, बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उस रीजन का डेवलपमेंट पार्टिकुलर होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें मनी का कोई बर्डन नहीं होता, अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड इजिली होता है। अगर जीडीपी की बात करें तो पूरे देश का जो टोटल जीडीपी है उसका 30% जीडीपी कंट्रीब्यूट कौन करता है? एमएसएमई सेक्टर करते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 110 मिलियन अभी तक टिल नाउ पीपल एम्प्लॉयड हो चुके हैं। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो टोटल एक्सपोर्ट का 48% एमएसएमई सेक्टर से होते हैं। जैसे 100 प्रोडक्ट एमएसएमई, 100 प्रोडक्ट मान लिया जाए कि एक्सपोर्ट टोटल सारे सेक्टर से मिला के हो रहे हैं, तो 48 प्रोडक्ट अकेले एमएसएमई से होता है। इस तरह एमएसएमई टॉपिक फिनिश हुआ। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को। इस सेक्टर में हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल क्या है, कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर इकोनॉमी को हेल्प करता है, चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, गवर्नमेंट का क्या है कि इनिशिएटिव एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि रोल क्या है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी, रॉ मटेरियल सप्लाई, एक्सपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट। अगर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी की बात करें तो हमारे देश का टोटल जीडीपी का 17 से 18% जो जीडीपी कंट्रीब्यूट करती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर करती है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर पूरे देश का वर्क फोर्स को कैलकुलेट किया जाए तो उसका 50% से भी ज़्यादा हमारा जो वर्क फोर्स है वो किस सेक्टर में जुड़ा हुआ है? एग्रीकल्चर सेक्टर में जुड़ा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट क्या और फूड सिक्योरिटी हुआ कि इसेंशियल फूड्स एंड क्रॉप जो होते हैं, जो पूरे देश में जरूरी होते हैं, वो इस सेक्टर के थ्रू आते हैं। रॉ मटेरियल सप्लाई, ये रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं टेक्सटाइल को और फूड प्रोसेसिंग को। जैसे टेक्सटाइल में हो गया, अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कोई ऊनी कपड़ा बनाना है, तो वुल कहाँ, ऊन कहाँ से आएगा? तो ऊन आएगा, ऊन इसी सेक्टर से आएगा। फिर जैसे रेशम के कपड़े बनाने हैं तो रेशम, सिल्क, कॉटन, ये सब आएगा, इस सेक्टर से आएगा। फूड प्रोसेसिंग, जैसे कोई बिस्किट को मैंने कोई ट्रेडिशनल बिस्किट या फिर कोई इम्पोर्टेड बिस्किट बनाना है, हमें स्पेशल बिस्किट बनाना है, तो उसका जो रॉ मटेरियल होगा इसी आएगा। अगर रूरल रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें आएगा कि बैकबोन ऑफ रूरल इंडिया के तहत आता है। चैलेंजेस फेस्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो फ्रेगमेंट चैलेंजेस की बात करें तो इसमें ये चैलेंजेस होगा कि फ्रेगमेंटेड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग होगा, डिपेंडेंस ऑन नेचर होगा, लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगा, फाइनेंशियल इशूड होगा, पुअर मेंटेनेंस होगा। इसमें अगर बात करें तो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, अगर फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर जैसे कि वंशावली बनती है, उसमें क्या होता है, पूर्वज का जो नाम होता है, जैसे दादा हैं, परदादा हैं, उनके बेटे हैं, फिर होते हैं, ये सब आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो लैंड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिस कारण से क्या होता है कि लैंड छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जिससे कल्टीवेशन में भी दिक्कत आती है। अगर डिपेंडेंस ऑन नेचर की बात करें तो जैसा देखते हैं कि मानसून वाटर, हमारा देश जो है वो मानसून वाटर पे डिपेंड करता है। मानसून होगा तभी कल्टीवेट कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज हुआ, जैसे ओलावृष्टि हो गई यानी बर्फ़ गिर गए, हेवी मानसून हो गया यानी पूरा पूरा जो खेत है, पूरा जो लैंड है वही पानी से डूब गया, तो भी हो सकता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी होती है, जैसे लैक ऑफ स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं हुआ, और मार्केट एक्सेस नहीं होने के कारण क्या होता है कि स्टोरेज जो होता है क्या करते हैं कि प्रॉपर स्टोरेज ना होने के कारण मॉल्स ये सब क्या करते हैं, उस सीड्स को खा लेते हैं, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना होने के कारण मार्केट ईजिली और जल्दी पहुंच नहीं पाते हैं। लो प्रोडक्टिविटी लो प्रोडक्टिविटी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो पुराने टेक्निक्स होते हैं, जैसा कि फर्स्ट ही टॉपिक अगर देखा जाए तो फ्रेगमेंटल लैंड होल्डिंग अगर आ गया, तो फ्रेगमेंटल लैंड होल्डिंग अगर जैसे ही आया वहाँ पे, तो पुअर क्वालिटी सीड्स अवेलेबल होगा। फ्रेगमेंटल लैंड होल्डिंग जैसे ही करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि जो लैंड वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इससे क्या होगा कि ओल्ड फार्म टेक्निक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यू टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इरिगेशन के लिए भी न्यू टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, लैंड बहुत बड़ा होना चाहिए, पुअर मेंटेनेंस होना चाहिए। पुअर मेंटेनेंस रहता है, फाइनेंशियल इशू जो प्रॉब्लम रहते हैं फार्मर्स को भी वो भी रहते हैं। और कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें क्लाइमेटिक चेंजेज जैसे ओलावृष्टि हो गया, बाढ़ आ गया, उसमें
देखा जाता है, मेजर किया जाता है कितना फसल बर्बाद हुआ, उस अनुसार से पैसे दिए जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें क्या होता है कि स्मॉल टाइम के लिए किसानों को रुपए दिए जाते हैं। एमएसपी, एमएसपी क्या होता है कि मान लिया जाए कोई किसान फसल उगाती है और फसल उगाने के बाद वो किसान अगर मार्केट में उसे कोई वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलती है या फिर खरीद नहीं होती है, तो किस सरकार क्या करती है, उस फसल को खरीद लेती है और स्टोर करके उसे फ्यूचर के लिए रखती है। जब भी उसे इंडिया में शॉर्टेज होता है तो उसे फिर प्रोवाइड की जाती है। प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है कि जो इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। किसान सम्मान योजना, इसमें क्या होता है कि जो भी किसान जो अच्छे काम कर रहे होते हैं या इनिशिएट दिखाते हैं, अलग अलग क्रॉप को जनरेट करते हैं, उसमें क्या होता है कि उसे सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, इसमें क्या होता है, सिंचाई के लिए जो मशीन्स हैं और फिर जो वाटर है उस पर सब्सिडीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। अब अगर न्यू टॉपिक की बात करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म 1990 और 1991 में बात करें तो इसमें सबसे पहले ये ईयर से ही इस्टेब्लिश है कि इस दोनों सेशन में हुआ था। एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर इसमें देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या था, एलपीजी क्या क्या डिनोट करता है, कैसे कैसे क्या हुआ, ये देखेंगे। अगर बात करें तो बैकग्राउंड की, तो इसमें हुआ था इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इसके बैकग्राउंड है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस 1990 में ये हुआ था कि इंडियन मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर चुका था। इसके पास एक भी दिन का पैसा नहीं था कि वो सरवाइव कर सके। तो वो ये क्या किया कि वर्ल्ड बैंक के पास गया कि आप मुझे लोन दीजिए, लोन देने के बाद मैं आपको बाद में कर चुका दूंगा। तो इंडियन बैंक कहती है कि आपके आपके इंडिया कंट्री में सिर्फ इंटरनल ही इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं है, इसीलिए ट्रस्ट इशू है मुझे। इस कारण से सबसे पहले आप क्या कीजिए कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए स्पेस क्रिएट कीजिए और उसे लिबरल बनाइए, जिस कारण से तभी हमको आपको पैसा देना पड़े, दे सकते हैं। इस कारण से एलपीजी जो है वो क्रिएट किया गया, एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ कि लाइसेंस राज को खत्म किया गया। सबसे पहले अगर लिबरलाइजेशन आएगा तो आएगा एंड ऑफ लाइसेंस राज। लाइसेंस राज में मीन्स ये हो गया कि पहले क्या होता था कि इंडिया में तो सिर्फ इंडियन ही इन्वेस्टर्स थे। उसमें क्या होता था कि लाइसेंस बनवाना पड़ता था और स्टार्टअप स्टार्ट यानी कंपनी स्टार्ट हो जाती थी, जहाँ से कोई पर्सन है वो क्या करता था, घूस दे के भी लाइसेंस बैकडोर से ले लेता था और उसका ना तो कोई रेपुटेशन होता था, ना ही कोई उसकी क्रेडिबिलिटी होती थी। इस कारण से क्या हुआ कि इस लाइसेंस राज को ख़त्म किया गया और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए मार्केट को ओपन किया गया और जो इंटरेस्ट रेट था उसको रीजनरेट किया गया और बैंकिंग सेक्टर था वो ओपन किया गया। किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन किया गया। अगर प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या गया कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल है उसको डिफाइन किया गया। रोल डिफाइन करने के बाद उसको क्या किया गया कि पब्लिक सेक्टर को ये एडवाइस दिया गया कि आप अपना अकाउंटेबिलिटी मेंटेन कीजिए। अगर अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के बाद उसको क्या किया गया कि जो पब्लिक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट था सरकार का, वो क्या गया, उसको धीरे धीरे कम करके किया गया, जिस कारण से क्या हो गया कि कम्पिटिटिवनेस बढ़ गया। अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में इंडियन रुपी का जो वैल्यूएशन है उसको डीवैल्यूड किया गया, जिस कारण से फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो सोचे कि यही समय अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि अभी मार्केट भी डाउन है और पैसा भी कम लग रहा है और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस कारण से कंपनियां आने लगी और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का उसे ईजी किया गया, जिस कारण से कि लेन देन या फिर अपने देश में ट्रांसपोर्ट करना, दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट करना ये ईजी हो सके। आगे के इस वीडियो में देखें, आगे के वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक, जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं, फिर जिस कारण से हम लोग का ये कोर्स समाप्त हो जाएगा।